जय हिंद दोस्तों, मैं अमरनाथ आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी पर। हम बात करेंगे आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के सेकेंड लेक्चर पर, जिसमें हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की। रेजिस्टेंस के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, जितनी पॉसिबिलिटी होती है, नेटवर्क के क्वेश्चन जितने तरीके से आ सकते हैं, उन सभी के बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है, सभी लोग कॉपी पेन निकाल लें और स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम सिर्फ न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखें। ये आया था सीबीएसई 2020। ठीक है, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अ पार्टिकल ऑफ चार्ज 2 माइक्रोकूलम एंड मास 1.6 ग्राम इज मूविंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 4 आई कैप। यहां पर क्या होगा? आई कैप मीटर पर सेकेंड, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी दी है 4 मीटर पर सेकेंड, और आई कैप का मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस में पार्टिकल हमारा मूव कर रहा। बोला एट t इक्वल टू 0 द पार्टिकल एंटर्स इन अ रीजन हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, तो जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करता है तो उसमें क्या लगता है? फोर्स। क्या लगता है? फोर्स। ठीक है, चलिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 5 सेकेंड। 5 सेकेंड के बाद उसमें उस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सबसे पहले अगर देखें तो हमें जो चार्ज दिया हमारे पास वो कैसा है? पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें क्या लगेगा? फोर्स। फोर्स कितना लगेगा? F इक्वल टू QE। पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता। तो F इक्वल टू QE, ये है फोर्स। हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। Q की वैल्यू गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, तो हम यहां से फोर्स निकाल सकते हैं। Q की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻⁶। माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। हम क्या करते हैं? इसका मल्टीप्लाई करके फोर्स निकाल लेते हैं। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? मल्टीप्लाई करें 80 इंटू 2 कितना? 160 इंटू 10⁻⁻⁶ आई कैप। फिर यहां मल्टीप्लाई करें कितना हुआ? 120 इंटू 10⁻⁻⁶ जे कैप। ऐसा ही लिखा रहने दे, अगर चाहे तो हम इसमें पॉइंट लगा सकते हैं, अदरवाइज ऐसा ही छोड़ दे। तो ये हो गया हमारे पास फोर्स। क्या हो गया? फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में दी थी, इसलिए मैंने यहां पे वेक्टर लगा दिए। अब क्या लाना है हमें? हमें करना था फाइंड, क्या करना था? वेलोसिटी। क्या लाना था? वेलोसिटी। तो एक काम करें, मैं फोर्स को मास इंटू एक्सीलरेशन लिख सकता हूं। फोर्स को क्या लिख सकते हैं? मास इंटू एक्सीलरेशन। और ये जो वैल्यू लिखी है, इसमें से मैं एक काम करता हूं, 160 आई कैप प्लस 120 जे कैप, मैं इसमें 10⁻⁻⁶ को कॉमन कर लेता हूं, ऐसा। अब मैं मास की वैल्यू रख दूंगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा कितना है? 160 आई कैप प्लस 120 जे कैप इंटू 10⁻⁻⁶ डिवाइड बाय मास। मास कितना गिवन था? 1.6 ग्राम। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करें तो कितना आएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पावर से पावर कट कर लेते हैं, बाकी जैसा उसको वैसे ही लिखे रहने दो। डिवाइड करना हो तो कर भी सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको पावर से पावर कट कर दी, बचा कितना? ये बचा हमारे पास 160 आई कैप प्लस 120 जे कैप इंटू 10⁻⁻3। भाई 10⁻⁻3 से 10⁻⁻3 कट हुआ, यहाँ 10⁻⁻3 बचेगा, डिवाइड में 1.6। डिवाइड में कितना आया? 1.6। ये आ गया एक्सीलरेशन। अब क्या करें? हमें लाना था एट टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड में पार्टिकल की वेलोसिटी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे। स्पेस नहीं यहाँ पर, यहीं पर सॉल्व कर लेते। मैंने लिख दिया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से वेलोसिटी की वैल्यू v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां वैल्यू पुट करें। इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है क्वेश्चन में, पार्टिकल t इक्वल टू 0 से स्टार्ट हुआ है, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? 0। प्लस एक्सीलरेशन की वैल्यू रख दें, कितना है? 160 आई कैप प्लस 120 जे कैप डिवाइड बाय 1.6
इंटू 10⁻³ ठीक है, और टाइम की वैल्यू कितनी 5 सेकेंड, इसको 5 रख दिया। अब इसको कैंसिल सॉल्व कर लेते हैं, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा, यानी कि 50/16 हो जाएगा। कितना हो गया 50/16। अब इसको सॉल्व करें तो ऐसा कुछ हो जाएगा 50/16 ब्रैकेट ऑफ 160 i कैप प्लस 120 j कैप इंटू 10⁻³ ऐसा। अब सिर्फ हमें कैलकुलेशन करना रह गया है और कुछ भी नहीं। मैं 16 से डिवाइड कर लेता हूं, मल्टीप्लाई भी करना रहेगा 50 का, स्पेस थोड़ा सा कम है तो इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं 16 से इसको डिवाइड करूं तो कितनी बार जाएगा 10, 10 इंटू 50 कितना हो गया, देखो यहां कितना बचा 10, 10 इंटू 50 करे कितना आएगा 500 आई कैप। ठीक है, अब 16 से इसको डिवाइड कर दें तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं ज़्यादा बेटर है, तो 4 3 जा या 12 आएगा, यानी कि 30 बचा। 30 इंटू 50 कर लेते हैं, 30 इंटू 50 150। ठीक है, कितना बचा 150। नीचे हमारे पास कितना बच रहा है, यहाँ पे 4 से डिवाइड करा था 4 बच रहा है। अगर 4 बच रहा है तो अगर मैं 4 से इसको डिवाइड करूं तो 3 बार गया 12, 3 बचा। अब 7 बार गया 2 बचा 5, 37.5। आप इसको डायरेक्ट लिख लेना 37.5 के कैप, सॉरी जे कैप इंटू 10⁻³ यही हमारे पास वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड में। अब डिवाइड कर लेना इसको, देखो 16 से इसको डिवाइड कर रहे हैं मैं ना, तो 4 से डिवाइड करें, 4 से डिवाइड किया 4 बचेगा, 4 से यहाँ पे डिवाइड करो 3 बचेगा, 30 हो गया। 30 इंटू 50 कितना हो गया 50, 30 इंटू 50 1500 अब बाय 4, तो 4 से मैंने डिवाइड करा 1500 को, है ना 1500 था ना, 1500 था। इसको 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 3 बार गया, 4 3 12, 3 बचेगा, 4 7 28, 2 बचा, 4 5 20, ये 5 बार जाएगा, यानी कि 3, ये पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ आएगा 375 जे कैप, ये आएगा आंसर हमारा। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेना, तरीका मैंने बता दिया है कि किस प्रोसीजर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बार मैं बोर्ड चेक कर लेता हूँ सारी चीजें सही दिख रही कि नहीं। सही है, सारी चीजें ठीक है। चलिए, ये 2020 में आया हुआ था ना, पैटर्न समझना है आपको। क्वेश्चन में डेटा जो है ना वो बदल जाता है हर बार। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट हमारा फाइंड द वोल्ट मीटर रीडिंग अक्रॉस 4 ओम रेजिस्टेंस। ये आया है 2019 में आया था क्वेश्चन। 4 ओम रजिस्टर कहाँ लगा है, यहाँ पर, इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज जाएगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो वोल्टेज लाने के लिए हमें यहाँ पे करंट लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वोल्ट मीटर है ये V = IR मेजर करेगा। तो करंट अगर पता चल जाए तो रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर देंगे 4 का और वोल्टेज आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करें, हम करंट लाने के लिए पहले हमें रेजिस्टेंस सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। तो पूरा रेजिस्टेंस कैसे आएगा, तो ध्यान से देखिए, अगर करंट यहां से कितना जाता I, अगर I करंट जाएगा तो करंट इस पॉइंट में जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, एक करंट इधर जाएगा दूसरा यहां जाएगा। अब अगर देखें तो ये यहां पे जो करंट जा रहा है सेम करंट यहां जा रहा है और सेम करंट यहां जा रहा है, मतलब 2 ओम 4 ओम एंड 2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहां डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 ओम 4 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। सीरीज में तो रेजिस्टेंस कितना आया, ऐड हो जाएगा R1 + R2 + R2 R3। फॉर्मूला होता है तो 2 4 6 2 8, मतलब इन तीनों को जो हमने बनाया मिला के वो 8 ओम बना। कितना ओम बना 8, मतलब सर्किट रिड्यूस करें तो कुछ ऐसा हो गया इस टाइप से। ये भी 8 ओम है, ये भी 8 ओम है, ये 2 है, ये 2 है। ठीक है, अब अगर देखें तो 8 और 8 कैसे लगे हैं पैरेलल में, तो इनको सॉल्व कर ले। तो यहां लिखते 8 ओम एंड 8 ओम
आर इन पैरेलल, दिख रहा है ना, क्लियर पैरेलल में लगे हैं। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, ये हो गया 64/16, 16 से कैंसिल करो कितनी गया, 4 बार गया। मतलब इन दोनों को जब हमने कंबाइन करा तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस आया कुछ ऐसा दिखा। सर्किट बना लेते हैं एक छोटा सा, ऐसा हो गया, ये 2 ओम का है, ये 4 ओम हो गया और ये 2 ओम का है, ऐसा सर्किट हो गया। इन दोनों को कंबाइन किया तो 4 ओम बना। अब अगर देखें तो तीनों कैसे बने सीरीज में, तो यहां लिख सकते हैं 2 ओम, 4 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। कैसे लगे हैं, सीरीज में, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा R इक्वल टू 2 प्लस 4 प्लस 2, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई हमारे पास 8 ओम। ये टोटल रेजिस्टेंस आ गया 8 ओम। तो करंट निकाल लें, तो करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल बैटरी वोल्टेज कितना था 16 और रेजिस्टेंस कितना 8, कितना आ गया 2 एम्पियर, कितना आ गया 2 एम्पियर। करंट पता चल गई, मतलब यहां से जो करंट जाएगा वो 2 एम्पियर जाएगा, ये पक्की बात हो गई। अब ये सोचो जब 2 एम्पियर करंट ऐसे जा रहा है, यहां से 2 एम्पियर ही पास होगा। अब आते हैं इस पॉइंट पे, एक करंट इधर जाएगा बाकी करंट इधर जाएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो भाई 2 एम्पियर करंट जा रहा था ऐसे, 2 एम्पियर गया, इस पॉइंट में आने के बाद एक करंट यहां एक करंट यहां। ध्यान से देखें तो 8 ओम यहां पर है और 8 ओम यहां पर है, दोनों रेजिस्टेंस क्या है इक्वल, तो करंट भी कितना डिवाइड होगा इक्वल। 2 एम्पियर जा रहा था, 1 एम्पियर यहां जाएगा और 1 एम्पियर यहां जाएगा। भाई 2 एम्पियर जा रहा था तो 2 एम्पियर ऐसे जा रहा, यहां से 2 एम्पियर ही पास होगा, यहां पे जाने के बाद करंट डिवाइड होगा। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों क्या इक्वल है, रेजिस्टेंस अगर सेम होते हैं तो करंट भी सेम डिवाइड होता है। तो मैं डायरेक्टली यहां लिख सकता हूं 2 एम्पियर करंट is passing from the सेल, सेल से 2 एम्पियर करंट गया। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहां पर करंट पासिंग फ्रॉम 4 ओम रजिस्टर, कौन सा 4 ओम, 4 ओम मतलब इसकी बात कर रहे हैं, इसकी। भाई यहां से एक एम्पियर इधर गया तो 1 एम्पियर इधर से भी जाएगा, ये 1 एम्पियर आ रहा, ये 1 एम्पियर आ रहा, दोनों मिलकर 2 एम्पियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से कितना गया 1 एम्पियर, 1 एम्पियर अगर यहां से गया तो इसमें वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो करंट पासिंग फ्रॉम 4 ओम रजिस्टर इज 1 एम्पियर। सो रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, तो वोल्टमीटर की रीडिंग क्या हो गई I इंटू आर, क्या होता है I इंटू आर, आई की वैल्यू 1 एम्पियर और आर कितना था 4, यानी कि कितना वोल्ट गया 4 वोल्ट बैटरी में, इस वोल्टमीटर में 4 वोल्ट गया। भाई आई इंटू आर करेंगे, जो करंट इससे पास होता, जो इसका रेजिस्टेंस था, तो करंट कितना पास हुआ 1 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना था 4, तो 4 इंटू 1 करा कितना आया 4 वोल्ट, यानी कि रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर कितना आया 4 वोल्ट। इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको अच्छे से आप समझ लो, है ना, नोट करें इसे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। सीबीएसई 2020 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 मेटेलिक रॉड्स ईच ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 एंड A2 हैविंग रेजिस्टिविटीज ρ1 एंड ρ2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ डीसी बैटरी। मतलब हमारे पास 2 रॉड है जिनकी लेंथ अलग अलग है, लेंथ क्या है, लेंथ एक जैसी है, एरिया अलग अलग है। मतलब एक रॉड हमारी होगी जिसका एरिया 1 मीटर है और दूसरे वाले का हो गया 1 मीटर 2 मीटर स्क्वायर, ऐसा ले लो। मतलब इस टाइप से है, पहली रॉड ये ले लिया मैंने समझने के लिए, ठीक है, और दूसरी रॉड यहां पे ले लेते हैं अलग कलर से, ऐसे दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ऐसे एरिया अलग अलग हो गया।
और दोनों की रेजिस्टिविटी अलग अलग है, मतलब ये इसका मटेरियल और इसका मटेरियल क्या होगा, अलग अलग। हो सकता है ये कॉपर हो या एल्यूमिनियम हो, ठीक है। फिर इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया डीसी बैटरी के साथ, इसको ऐसे करके बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, ऐसे। डायग्राम नहीं बनाना रहता है आपको वहां पर, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। आगे क्या, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द इफेक्टिव रेजिस्टिविटी ऑफ द कॉम्बिनेशन। पूरी रेजिस्टिविटी बताओ इसकी कितनी होगी। तो एक चीज पता है, इसका रेजिस्टेंस पता है आपको, इसका भी रेजिस्टेंस पता है। क्यों? क्योंकि लेंथ तो दोनों सबकी सेम है, एल लेंथ है, एरिया अलग अलग है, A2 है, इसका A1 है। और दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ला सकते हैं, तो उसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहां लिख लेते हैं 2 wires are connected in parallel। सो भाई दो रेजिस्टेंस है ना, एक तरह से ये पैरेलल में लगे हैं, पैरेलल के लिए फॉर्मूला लगा दो, रेजिस्टेंस सॉल्व कर लो। रेजिस्टेंस अगर आ गया तो रेजिस्टिविटी भी आ जाएगी, हमें वही निकालना है। तो पहले क्या करते हैं, दोनों के बारे में बात कर लें। तो मैं इसको लिख देता हूं टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे लिख लो। 1/R मतलब क्या हुआ, टोटल रेजिस्टेंस पूरे का, तो पूरे का रेजिस्टेंस हो गया रो L अपॉन A। अब A कितना होगा, एरिया, तो एरिया तो इसका पूरे का ऐड होगा ना, तो एरिया कितना हो गया, A1 प्लस A2 इक्वल टू R1 के बारे में बात करें, मतलब पहले वाले वायर का रेजिस्टेंस के बारे में, तो क्या लिखेंगे, रो L अपॉन एरिया, एरिया कितना A1। सेकंड के बारे में बात करें तो क्या आएगा, 1 अपॉन रो L अपॉन एरिया। भाई रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई A। अब इसको सॉल्व करना है, तो पहला यहां देखें, ये वाला टर्म ऊपर आ जाएगा A1 प्लस A2 वाला, तो मैंने ऐसे लिख दिया A1 प्लस A2 डिवाइड बाय रो इंटू L, ठीक है। यहां पर आ जाओ, इसमें क्या A1 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, ये A1 अपॉन में रो 1 L, सेकेंड में आएगा A2 अपॉन में रो L, ये रो 2 हो गया, रो 1 और रो 2 दो थे। अब यहां पर देखें तो हमारे पास क्या कॉमन हो रहा है, L कॉमन हो रहा, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं A1 प्लस A2 रो L। यहां पे क्या कॉमन हुआ, L, तो 1 बाय L कॉमन कर ले, क्या बचेगा, A1 बाय रो 1 प्लस A2 बाय रो 2, ठीक है। अब क्या कैंसिल होगा, यहां पर यहां L से L कैंसिल हो गया, तो हमें लाना क्या था, रो, इसको ऐसा लिखा रहने दो A1 प्लस A2 अपॉन में रो इक्वल टू, इनको सॉल्व कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा A1 रो 2 प्लस A2 रो 1, एलसीएम ले लिया ना मैंने, ऐसा मैंने एलसीएम लिया, रो 1 रो 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। हमें लाना रो था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आंसर, तो टोटल रजिस्टिविटी इक्वल टू, ये बचा हमारे पास A1 प्लस A2 इंटू रो 1 रो 2, ये डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा A1 रो 2 प्लस A2 रो 1, ये सॉल्व हो गया। सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी, बाकी कुछ भी नहीं था। मैंने रो की वैल्यू मुझे निकालनी थी, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन था, अच्छा पैटर्न है। हो सकता है इस बार कभी अगर पूछा जाए तो इस रजिस्टिविटी की जगह कंडक्टिविटी में आ जाए, कंडक्टिविटी पूछ सकता है ना, तो कंडक्टिविटी भी कर ही लेंगे, ठीक है। अगले पे आ जाते हैं, कंडक्टिविटी जो रहेगी ना रजिस्टिविटी की रेसिप्रोकल रहती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ हमारा, देखिए जेई मेंस 2020 में आया हुआ था, कब आया था, जेई मेंस 2020। ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई और नीट और जेडबलई वाले मेंस वाले पूछते रहते हैं, जो मैं आपको पैटर्न करा रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा, एन आइडियल सेल ऑफ ईएमएफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड इन द सर्किट। इस सर्किट में ये जो सेल लगा है ये 10 वोल्ट का है, ऐसा, और ईच रेजिस्टेंस इज 2 ओम। सभी रेजिस्टेंस कितने 2 ओम के हैं, नाम अलग अलग दे दिया है, बाकी हैं सब 2 ओम के, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर व्हेन इट इज फुली चार्ज। हमें बताना है पोटेंशियल डिफरेंस, किसका बताना है, कैपेसिटर के अक्रॉस कितना होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले नाम दे देते हैं, क्योंकि
कैपेसिटर अगर फुली चार्ज है, जब भी कभी कैपेसिटर फुली चार्ज होगा मतलब उसमें से करंट नहीं जाएगा, मतलब इसमें से कोई भी करंट पास नहीं होगा। पहले आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर करंट पास नहीं होगा मतलब ये क्लियर है कि ये ब्रांच है ही नहीं, ये वाली ब्रांच है ही नहीं। इसको ऐसे कर दो, करंट अगर वहां से पास होगा तो यहां लिख लेते हैं कंडीशन, व्हेन द कैपेसिटर इज fully charged then there is no current, ये आप ध्यान रखना है ना, there is no current passing through it, no current passing through it। अगर कोई कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज होता है तो उससे करंट पास नहीं होता, ठीक है। अब यहां देखें, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी और इसका नाम दे दिया सी। ऐसे ही लगा था ना कैपेसिटर यहां पर, मतलब अगर ए बी सी का मैं जो वोल्टेज निकलेगा ए बी सी, वही वोल्टेज इसका आएगा। भाई यहां पैरेलल में लगा था ना, ऐसे लगा था, तो जो वोल्टेज इसका आएगा, ये वाली ब्रांच पूरी और ये वाली ब्रांच पैरेलल में लगी है, ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच पैरेलल में है, तो मैं इसका वोल्टेज निकाल लेता हूं तो इसका वोल्टेज पता चल जाएगा। भाई वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल में सेम होता है, तो जब पैरेलल में सेम है तो ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है, तो अगर इसका वोल्टेज निकालोगे तो इसका भी आएगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, इसका वोल्टेज निकालना है। अब वोल्टेज कब आएगा, जब करंट पता हो, तो करंट पहले सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करोगे करंट, तो यहां पर एक काम करो, ये देखो, अगर यहां से करंट आई गया, कितना गया आई, इस पॉइंट में आने के बाद करंट दो रास्ते में डिवाइड होगा, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा। जो करंट इधर जा रहा है वही करंट ऐसे पास हो रहा होगा, मतलब ये दोनों कैसे लगे हैं, सीरीज में। कैसे लगे हैं, सीरीज में। तो ये कितना हो गया, 2 ओम और 2 ओम कितना हो गया, 4 ओम। तो यहां लिख लो R1 एंड R2 आर इन सीरीज, दोनों क्या हो गए सीरीज में। तो रेजिस्टेंस हो गया R डैश, R1 प्लस R2 कितना आ गया 4। समझना, ये 4 ओम हो गया। अब अगर देखें तो ये 4 ओम और ये R3 कैसे लगे पैरेलल में, कैसा सर्किट होगा वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसा बन जाएगा, एक ये सर्किट हमेशा बना के रखें ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, ऐसा इस टाइप से हो जाएगा। ये हो गया हमारा 4 ओम, ये हमारा 2 ओम और ये हमारा 2 ओम, ऐसा। अब देखें तो ये दोनों कैसे कनेक्ट हैं पैरेलल में, तो यहां लिख सकते हैं 4 ओम एंड R, इसका नाम क्या था R3, R इन पैरेलल। तो टोटल रेजिस्टेंस आगे R डबल डैश ले लेते हैं। पैरेलल के लिए फॉर्मूला पता है, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये हो गया 8/6, 2 से कट करो 4/3 ओम। भाई R1 इंटू R2 R1 प्लस R2, 2 से कट करो 4/3, मतलब इन दोनों को जब कंबाइन किया तो इतना आया 4/3। ये 4/3 और ये 2 ओम सीरीज में लगे हैं। देखो इन दोनों को अगर कंबाइन करेंगे तो एक रेजिस्टेंस बनेगा, मतलब कुछ ऐसा दिख जाएगा आपको, ऐसा, ठीक है। देखें यहां पर, भाई ये दोनों कैसे पैरेलल में है ना, दोनों को मिलाया तो एक बना, कितने ओम का बना 4/3 का। तो 4/3 और 2 कैसे हो गए सीरीज में, तो सीरीज में अगर हो गए तो ऐसा हो गया ये 4/3 और ये 2 ओम। अब टोटल रेजिस्टेंस क्या है, तो यहां लिख लो 4/3 एंड इसका नाम लिख दो, इसका नाम क्या लिखा था हमने R4 एंड R4, R इन सीरीज, ये R कनेक्टेड इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस जो आ गया वो हो गया 4/3 प्लस 2, कितना है 4 दूनी सॉरी 3 दूनी 6, 6 4 10, 10/3 ओ। मतलब रेजिस्टेंस तो पता चल गया 10/3, लेकिन हमें करंट लाना है, तो करंट को क्या लिखेंगे V/R। V कितना था 10 वोल्ट था आई थिंक, 10 वोल्ट, तो इसको मैंने लिख दिया 10/3। रेजिस्टेंस कितना 10/3, 10 से 10 कैंसिल, 3 एम्पियर करंट आया।
ठीक है, रेजिस्टेंस सॉल्व कर ही लिया है, करंट भी आ गया। मतलब एक बात हो गई क्लियर कि यहां से जो करंट चलेगा वो 3 एम्पियर चलेगा। अब 3 एम्पियर करंट गया, अब इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा। अब ये सोचो, यहां से जब करंट गया 3 एम्पियर गया, इधर भी जाएगा और करंट इधर भी जाएगा। पॉइंट ये है कि करंट इसमें से कितना जाएगा, 4 ओम वाले में से करंट कितना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको यहां इसके क्रॉस बताना था ना, ए बी सी। यहां भाई यहां से करंट मान लो 3 एम्पियर गया, कुछ करंट यहां जाएगा, कुछ ये करंट ऐसे जाएगा। ये वाला करंट और ये वाला करंट दोनों मिलके इधर जाएंगे। तो इतना तो पता है कि R4 से जो करंट जाएगा वो 3 एम्पियर जाएगा। भाई अगर 3 यहां से चला है तो घूम फिर के 3 वापस आएगा ना। तो यहां तो 3 पता है, हमें ये जानना है कि यहां से करंट कितना जाएगा और यहां से कितना जाएगा। इसके लिए हम यूज करते हैं करंट डिवीजन रूल। क्या यूज करते हैं? करंट डिवीजन रूल। ये ऐसा, ये वाले सर्किट के बारे में बात हो रही। यहां से करंट कितना गया ये जानना चाह रहे हैं, यहां से करंट कितना गया वो जानना चाह रहे हैं। तो इसमें करंट कितना गया निकाल लो। तो उसके लिए करंट डिवीजन रूल लिखेंगे हम। यहां पे क्या करेंगे, लिखेंगे करंट पासिंग फ्रॉम 4 ओम रजिस्टर, 4 ओम रजिस्टर। इसके लिए सर्किट बना लो, बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ऐसा ऐसे ही करा हमने। ये 4 ओम रजिस्टर है, ये 2 ओम है और ये भी 2 ओम था। ऐसा मैं मान लेता हूं यहां से जो करंट गया वो I1 गया। कितना गया? I1। इसमें जो करंट गया I1 गया, और इसमें कितना गया? I2 गया। आ कितना रहा था? 3 एम्पियर। मतलब ये पक्की बात है कि 3 एम्पियर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, कुछ करंट यहां गया, कुछ यहां गया। भाई अगर डायरेक्ट भी सोचा जाए तो डायरेक्ट भी आ जाएगा। कैसे? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम, और जिसका रेजिस्टेंस कम वहां करंट ज्यादा। लेकिन हम इसको सॉल्व करेंगे तो करंट डिवीजन रूल क्या बोलता है, जैसे इसमें करंट निकालनी है ना, तो अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस, क्या करा मैंने, करंट इसमें निकालनी है, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस और इनटू में टोटल करंट। ये मैं अलग से भी बताऊंगा आपको कैसे लिखा। जैसे दो पैरेलल में लगे हैं ना, तो क्या, जैसे इसमें करंट निकालना है, क्या निकालोगे? अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस लोगे, डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस लोगे और इनटू में टोटल करंट करोगे। अब सॉल्व कर लो, कितना आता? 2 इंटू 3 6, अब बटा 2 6, 1 एम्पियर। मतलब इसमें से 1 एम्पियर करंट जाएगी, तो कॉमन सी बात है इसमें से कितना जाएगी? 2। I2 में कितना जाएगी? 2। ये क्लियर हो गया। बाकी हमें I2 को जानने की जरूरत है नहीं। भाई 1 एम्पियर यहां से जा रही, 1 एम्पियर ऐसे गई, अब 2 एम्पियर ऐसे आ रही, तो 1 और 2 मिल जाएंगे, इधर से 3 जाएगा। ठीक है, हमें लाना था वोल्टेज, तो ये लिखा हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस, क्या नाम बताया था मैंने? ए बी सी, अक्रॉस ए बी सी, यानी कि कैपेसिटर। भाई पैरेलल में थे तो वोल्टेज तो एक जैसा ही आएगा। तो इसे क्या लिखेंगे? पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी सी, मतलब ए से बी का वोल्टेज और बी से सी का वोल्टेज। तो वोल्टेज ए बी का ऐसे लिख लो, वोल्टेज ए से बी का अब प्लस वोल्टेज बी से सी का, दोनों डिवाइड कर दिया मैंने। इसका वोल्टेज ए से बी का और इसका वोल्टेज बी से सी का। तो ए से बी का वोल्टेज कितना है, तो आई इंटू आर कर दो, आई इंटू आर। करंट कितना जा रहा था इसमें? 1 एम्पियर। कितना जा रहा था? 1। और आर कितना है इसका? जस्ट आर कितना, इसका रेजिस्टेंस कितना है, तो इसका रेजिस्टेंस तो 2 था। भाई करंट यहां से 1 एम्पियर गया ना, दोनों को मिला देते हैं सीरीज में ना, सीरीज में करंट एक जैसा जाता है। तो यहां से जो करंट गया 1 एम्पियर गया, 1 एम्पियर ऐसे पास हुआ, तो आई इंटू आर, 1 एम्पियर इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस, अब बीसी की बात करें, वीबीसी, बी से सी, आई इंटू आर, तो आई तो यहाँ 3 एम्पियर जा रहा है और आर 2 है, तो लिख दिया 3 इंटू 2, कितना हो गया ये 2 प्लस 6, 8 वोल्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको सिर्फ पैटर्न समझना है कि सॉल्व कैसे करेंगे और ऐसा क्यों करेंगे। ठीक है,
तो करंट डिवीजन रूल आप एक ध्यान रखना कि जब कभी दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हों, जिसमें भी आपको करंट निकालना है उसके अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ले लेते हैं और डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस लेंगे और मल्टीप्लाई टोटल करंट का करेंगे जो आ रही थी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। वापस से देख लो आप क्वेश्चन, आराम से समझो। पहले ये समझो कि इसको ऐसा क्यों करेंगे। तो भाई हमारे पास सबसे पहले हमें वोल्टेज निकालना था, तो ये क्लियर है कि इसमें तो करंट जाएगा नहीं, तो वो तो हटा दिया। करंट इसके क्रॉस इसमें जाएगा करंट, तो ये पक्की बात होगी जो वोल्टेज इसका होगा वही इधर वाले का वोल्टेज होगा। तो हम इसका वोल्टेज निकालना चाह रहे हैं। वोल्टेज कब आएगा? जब करंट पता चले। तो यहाँ से यहाँ का करंट और यहाँ से यहाँ का करंट अगर पता चल जाए तो आई आर और आई आर करके आंसर निकालेंगे। तो मैंने पहले करंट निकाल लिया, टोटल करंट हमें पता चल गया था 3 एम्पियर आ रहा था। 3 एम्पियर करंट जाएगा, तो यहां से कितना यहां से कितना मैंने बता दिया है, आप आराम से इसको समझ लो। ठीक है, नोट कर ले इसे आराम से आप लोग। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब इसमें क्या करना है, देखो 10 ये सर्किट दे दिया है ना, बोला है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बिटवीन द पॉइंट A एंड B। ऐसा मैंने क्वेश्चन कैपेसिटर वाले चैप्टर में बताया था। अब वापस से रजिस्टर वाले में आया है, A और B का वोल्टेज बताना है, VA और VB का। ठीक है, एक काम करो, इसका नाम दे दो कुछ, C दे देते हैं इसका नाम और D दे देते हैं इसका नाम। ठीक है, तो A और B का वोल्टेज बताना है। A और B का वोल्टेज कैसे लाएं? पहले एक काम करो, हमें ये पता चले कि इसमें करंट कितना जा रहा और इसमें करंट कितना जा रहा। ये करंट तो पता चले। करंट कब पता चलेगी? जब टोटल रेजिस्टेंस पता चलेगा। तो ये पक्की बात है, यहां ध्यान से देखें तो दोनों सीरीज में लगे हैं। 1 ओम 3 ओम कैसे लगे हैं? सीरीज में। कितना हो गया? 4 ओम। और ये भी कैसे लगे हैं? सीरीज में। ये भी हो गया 4 ओम। मतलब सर्किट हमारा कुछ ऐसा हो गया, अगर देखा जाए सर्किट हमारा कुछ ऐसा हो गया। बस यहां से क्या होगा, आपको करंट की वैल्यू पता चलेगी। ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है और ये 10 वोल्ट है। ठीक है, तो सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं 1 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा इनका? R1 ले लिया, 1 + 3 कितना आ गया? 4 ओम। ऊपर भी 4 नीचे भी 4 ही रहेगा। ठीक है, अब यहां देखें तो लिख लेते हैं 4 ओम एंड 4 ओम आर इन पैरेलल। कैसे लगे हैं? पैरेलल में लगे हैं। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? R1 × R2 अपॉन R1 + R2, 16/8 कितना आ गया? 2 ओम। मतलब ये पूरा सर्किट जब सॉल्व करा तो हमारे पास ऐसा बना, ये 2 ओम, ये 10 वोल्ट, ऐसा हो गया। रेजिस्टेंस आ गया। टोटल करंट निकालने I = V/R। तो टोटल करंट कितना, वोल्टेज कितना है? A, हाँ वोल्टेज है 10 बाय रेजिस्टेंस 2, 5 एम्पियर करंट चल रहा भाई, ये पक्का पता चल गया। मतलब यहां से करंट कितना गया? 5 एम्पियर। 5 एम्पियर अगर गया तो 2.5 एम्पियर ऊपर जाएगा, 2.5 नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों के सेम है, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, तो करंट इक्वली डिवाइड होगा ना। 5 एम्पियर चला, यहाँ कलर चेंज करके मैं बता देता हूँ, 5 एम्पियर करंट यहाँ से चला, तो यहाँ पे ऊपर जाएगा 2.5 और नीचे जाएगा 2.5, 2.5 करंट जाएगा। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया ऊपर वाली ब्रांच में 2.5 एम्पियर, नीचे वाले में 2.5। लेकिन हमें लाना पोटेंशियल डिफरेंस है ए और बी का। तो एक काम करो, सी और ए का वोल्टेज डिफरेंस ले आओ और सी और बी का वोल्टेज डिफरेंस ले आओ और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो। मतलब मैं करूंगा VC माइनस VA, क्या निकालूंगा? VC माइनस VA। तो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। क्या होता है? करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट इससे कितना गया? 2.5 और रेजिस्टेंस कितना इनके बीच में? 1। तो ऐसे नहीं लिख सकते 1 × 2.5, तो आ गया हमारे पास 2.5 वोल्ट। ये ऐसा ही हम इसके लिए कर लेते हैं, VC माइनस VB, वो भी यही आएगा।
तो ये लिख दिया वी सी माइनस वी बी। V इक्वल टू आई आर होता है, I कितना, तो इससे करंट कितना गया 2.5, 2.5 और रेजिस्टेंस कितना 3, अलग अलग आएगा, सॉरी 3 था यहाँ पे। तो करंट कितना है, रेजिस्टेंस 3, करंट 2.5, 7.5 आया, 3 दूनी 6, एक साथ 7.5 आ गया। हमें लाना लेकिन VA माइनस VB है, तो VA माइनस VB अगर करना है, किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करें, तो VA प्लस का लाना है, तो ऐसा करो VC माइनस VB, सेकेंड में से पहली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, तभी तो माइनस माइनस प्लस होगा ये। अब देख लो ये लिखा है वही कि नहीं भाई, VC माइनस VB माइनस का VC माइनस VA, माइनस का VC हो जाएगा, प्लस का VC कैंसिल हो जाएगा, माइनस इधर जाएगा तो प्लस का VA माइनस का VB, यानी कि VA माइनस VB आ रहा है वही। तो VA माइनस VB लाना था, तो VC माइनस VB की वैल्यू कितनी है 7.5, और VC माइनस VA कितना है 2.5, दोनों सब्ट्रैक्ट करो कितना आया 5 वोल्ट। मतलब A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया 5 वोल्ट। बहुत ही सिंपल तरीका है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। रेजिस्टेंस आप टोटल सॉल्व कर ही लोगे, करंट बता ही दिया है कैसे निकालते हैं, बस एक नया था कि भाई इसके बीच का निकालना था, ये A और B के बीच का, तो C और A का निकाल दिया डिफरेंस वोल्टेज का, और C और B का वोल्टेज डिफरेंस निकाल के दोनों सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये सफिशिएंट है, ठीक है, ये सफिशिएंट डेटा है आप लोगों के लिए, इससे ज्यादा पैटर्न के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। मैं आपको सभी पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ करा दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ आप सर्किट सॉल्व करना है, रेजिस्टेंस 2-3 दिए होंगे ऐसे, पॉसिबिलिटी है इसकी आने की, है ना। क्या लिखा है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। पॉइंट ए ये है और बी ये है। अब ध्यान से सोचो, अगर करंट ए से चलता ऐसे, तो ऐसे करंट इस जगह जाने के बाद एक करंट यहां जाता, एक यहां और एक यहां, करंट इक्वली डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, तीनों सेम है, मतलब इक्वली डिवाइड हो रहा है। करंट डिवाइड होता है तो पैरेलल में कनेक्शन होता है, मतलब ये क्लियर है कि ये तीनों कैसे लगे हैं पैरेलल में, ऐसे 1 2 3, ये तीनों पैरेलल में लगे हैं, ये R और ये R। भाई यहां तो करंट तीनों में डिवाइड हुआ ना, और ए टर्मिनल यहां ले लेते हैं, तो ए टर्मिनल के बीच में ही तो R लगा है, और बी वाला इधर हो गया। देखो यहां पर कैसे, भाई ए से चले पहले रेजिस्टेंस R लिया, ए से चले रेजिस्टेंस R लिया, जैसे ही यहां पर आए इस जगह, ये यहां पे एक करंट गया, एक यहां गया, एक यहां गया, तीनों में करंट इक्वल डिवाइड होगा, मतलब तीनों कैसे लगे पैरेलल में, 1 2 3 पैरेलल में। और तीनों को जो इसका पॉइंट ले लो, चाहे इसका पॉइंट ले लो, चाहे इसका, ये सभी एक ही पॉइंट हुए ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट सब एक ही पॉइंट है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई डिवाइस नहीं लगी, इनके बीच में कोई डिवाइस नहीं लगी, इनके बीच में कोई डिवाइस नहीं लगी। जब किसी दो टर्मिनल के बीच में कोई डिवाइस नहीं लगी होती, मतलब दोनों का पोटेंशियल एक ही होता है, सेम। तो ये पोटेंशियल इसका मानो चाहे इसका मानो, एक ही बात है। तो अगर ध्यान से देखें तो तीनों कैसे लगे पैरेलल में, तो लिख सकते हैं R R एंड R, ये तो ट्रिपल R हो गया भाई। RRR का नाम सुना ही होगा आपने, साउथ वाले, वही। तो R कनेक्टेड इन सीरीज, सॉरी इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में है तो फॉर्मूला क्या होगा, 1/R डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये R एलसीएम ले लो, 3 बचेगा ऊपर, 1 + 1 + 1। हमें तो R डैश लाना था, कितना है R/3, तीनों को कनेक्ट किया तो R/3 बना, मतलब सर्किट कुछ ऐसा हो गया, ऐसा, ये A ये B, ये R/3 हो गया, ये R हो गया, ये R और ये R/3, दोनों सीरीज में लगे हैं, तो लिख लो R एंड R/3, R इन सीरीज। पूरा जैसे लिख सकते हैं ना, जैसे लिखते हैं वैसा लिख रहा हूं मैं, है ना। तो सीरीज के लिए रेजिस्टेंस कितना, अब स्मॉल r ले रहे थे, कैपिटल कुछ भी ले लो, क्या फर्क पड़ रहा है, दोनों सीरीज में ऐड कर दो, R + R/3, एलसीएम ले लो, 3 3R
प्लस आर बाय 3। भाई 3 का मल्टीप्लाई इधर होगा 3r प्लस आर अपॉन में 3, कितना हो गया 4r बाय 3। इंपॉर्टेंट है, इस पैटर्न पे हो सकता है इस बार सीबीएसई क्वेश्चन पूछे, नीट में भी आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहां नहीं आएगा, सब एक जैसे ही है। ठीक है, तो ये नेटवर्क सॉल्व करने के जो जितने तरीके हो सकते हैं मैं उतने तरीके आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व करना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी के पैटर्न का अगला क्वेश्चन भी रहेगा। ये हमारा दूसरा नंबर है। अब यहां भी ए और बी के क्रॉस ही निकालना है, ए और बी के क्रॉस। तो अगर ध्यान से देखें, मान लो ए से ऐसा तार गया होगा वायर, ए टर्मिनल है ना, मतलब 4 वायर एक जगह मिला दिए। अगर मान लो करंट ऐसे आता ए वाले में, तो यहां आने के बाद करंट के पास 4 रास्ते थे, एक इधर, इधर, इधर और इधर। मतलब ये भी क्लियर हो गया कि चारों जगह करंट एक जैसा जाएगा, जाएगा, बिल्कुल जाएगा। भाई सभी रेजिस्टेंस बराबर है तो करंट भी इक्वली डिवाइड होगा ना, तो मतलब चारों कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में, 1 2 3 4, चारों को एक पॉइंट पे मिला दो। ठीक है, चारों पैरेलल में लगे हैं। भाई अगर करंट ऐसे आता है, यहां से जाने के बाद करंट तो चारों अलग अलग रास्ते में इक्वली डिवाइड होता ना, इक्वली करंट डिवाइड हो रहा मतलब पैरेलल में लगे हैं। तो यहां लिख सकते हो ये सभी पैरेलल में है, तो लिख सकते हो ऑल रेजिस्टेंस आर, ऑल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। सो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पैरेलल के लिए फॉर्मूला होता है ना 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ऐसे। तो इसको लिख दिया 1/R इक्वल टू, एलसीएम कितना है R, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना आ गया 4/R। रेसिप्रोकल करना ना भूले, तो R इक्वल टू क्या है, स्मॉल r बाई 4। रेसिप्रोकल करना ना भूले, जब भी कभी आए ऐसा फॉर्मूला लगाओगे तो रेसिप्रोकल जरूर करें। ठीक है, तो ये भी एक पैटर्न था। एक और देखते हैं इसका पैटर्न। यहां देखें, यहां पे 6 रेजिस्टेंस लगे, 2 2 4 2 6, और ए और बी के क्रॉस बोला है कि बताएं ए और बी के क्रॉस रेजिस्टेंस कितना होगा। तो एक चीज देखो, यहां करंट कितना आया, यहां पे आई। अब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस एक जैसे हैं, मतलब एक करंट इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। मान लो अगर ये 2 एम्पियर होता, मान लो 2 एम्पियर 5 एम्पियर आई जो लेना चाहो, तो इक्वली करंट डिवाइड होता, 1 एम्पियर इधर जाता और 1 एम्पियर इधर जाता। बोले ऐसा होता? तो अगर 1 एम्पियर ऐसे जा रहा घूमते घूमते, इस जगह आने के बाद करंट कंफ्यूज, इस जगह आने के बाद करंट कंफ्यूज। भाई इतना तो पता है कि ये करंट डिवाइड होगा इक्वली। ठीक है, इतना हमें एक और पता है कि जितना करंट एंटर करता है उतना लीव भी करता है, मतलब बी वाले से 2 एम्पियर ही मिलेगा, बी वाले से भी 2 एम्पियर मिलेगा। अगर 2 एम्पियर एंटर कर रहा तो 2 एम्पियर लीव भी करेगा। किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं इसे, जितना करंट एंटर करता उतना लीव करेगा। ठीक है, तो 2 एम्पियर इधर जाना भी चाहिए। अब 2 एम्पियर अगर जाएगा मतलब 1 एम्पियर ऐसे जा रहा तो 1 एम्पियर करंट इधर ही जाएगा, 1 एम्पियर ऐसे जा रहा तो 1 एम्पियर इधर जाएगा, मतलब इसमें से कोई करंट नहीं पास होगा, इसमें से कोई भी करंट नहीं पास होगा। जितना करंट ये 1 एम्पियर जा रहा था 1 एम्पियर ऐसे जाएगा, 1 एम्पियर जा रहा था 1 एम्पियर ऐसे जाएगा, तो 2 एम्पियर मिल जाएगा, मतलब देयर इज नो करंट पासिंग फ्रॉम दिस वन। नेटवर्क का जो सिमेट्री देखते हैं, नेटवर्क का जो सिमेट्री देखते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो इस ब्रांच में से कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कितना था 2R था, 2 लगे थे ना ऐसे, यहां R, यहां R और यहां R, तो ये 2R था। 2R मतलब यहां का तो R रेजिस्टेंस है, तो R से जा रहा है और ऑप्शन में R आगे आ रहा है, ये 2R है, तो यहां करंट पास नहीं होगा। करंट अगर नहीं पास होगा तो सर्किट कैसा हो जाएगा,
ये आर और आर कैसे हो गए सीरीज में, तो लिख लेते हैं आर, यहां पहले लिख लेते हैं, तीसरा सर्किट था तो लिख लेते हैं ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द सर्किट, लिख लो देयर इज नो करंट, there is no current passing from vertical, कौन सी ब्रांच, वर्टिकल सर्किट, वर्टिकल ब्रांच लिख लो, वर्टिकल ब्रांच से कोई भी करंट पास नहीं होगा। अगर वर्टिकल वाली ब्रांच से करंट पास नहीं होगा तो कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, आर एंड आर आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये दोनों कैसे कनेक्ट हुए सीरीज में, मतलब रेजिस्टेंस आ गया हमारा R1 ले लेता हूं, तो ये कितना हो गया R प्लस R, कितना हो गया 2R, 2R, मतलब सर्किट में ये वाला 2R हो गया ऐसा, और ये भी 2R हो गया ऐसा बन गया, ये हो गया 2R और ये हो गया 2R, इस टाइप से। भाई ये भी तो R और R 2R हुआ। अब ये दोनों कैसे लगे पैरेलल में, तो लिख लो 2R एंड 2R R in parallel, सो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, कितना आ गया 4R स्क्वायर अपॉन में 4R, 4 से 4 R से R कट, R आंसर आएगा। ठीक है, आई थिंक समझ आ गया होगा सभी लोगों को। एक बार मैं वापस से बोर्ड चेक कर लेता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये सर्किट बना हुआ है, यहां पर भी हमें टोटल रेजिस्टेंस ही सॉल्व करना है। नेटवर्क के क्वेश्चन ही मैंने मोस्टली लिए हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए पॉइंट यहां पर है और बी पॉइंट यहां पर है, तो ए और बी के क्रॉस हमें क्या सॉल्व करना है, रेजिस्टेंस। दूसरा ए और सी के क्रॉस, तो ए यहां पर है और सी यहां पर है, दो पार्ट में दिया है। तो मैं पहले पार्ट के बारे में बात करता हूं। तो जब ए और बी के बारे में बात करेंगे तो करंट जब ऐसे जाएगा, तो करंट अगर ऐसे जा रहा तो करंट इधर जाएगा, करंट इधर चला जाएगा, एक करंट ऐसे जाएगा, एक करंट इधर जाएगा। ए और बी के बारे में बात करें ना, मतलब सी वाले से करंट पास नहीं होगा ना तो डी वाले से। भाई ये तो ओपन ब्रांचेस है ना, मतलब हमारे पास सर्किट कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखना इसको, ऐसा ए से गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, ऐसा, ये लो भाई ऐसा, ये ए वाला हो गया, ये बी वाला हो गया, मतलब इसमें से और इसमें से करंट पास नहीं होगा। ठीक है, तो करंट सर्किट हमारा ऐसे ही बनेगा। अब अगर देखें मान लो करंट आता तो ऐसे आता, ये गया करंट, फिर एक करंट इधर गया, वही करंट ऐसे गया, घूम के इधर आ गया, एक करंट इधर गया था, ये टोटल करंट दो पार्ट में डिवाइड, एक ऐसे गया करंट घूम के, एक ऐसे गया, फिर वही टोटल करंट हमारा इधर चला गया ऐसे। तो अगर देखा जाए इसमें तो ये तीनों कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में। कि भाई करंट अगर ऐसे जा रहा है तो ये वाले यहां जितना करंट जाएगा उतना यहां जाएगा, उतना यहां जाएगा, तो ये तीनों कैसे कनेक्ट है, सीरीज में। तो यहां लिख सकते हैं 10 ओम, 10 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, आर डैश नाम दे देते हैं 10, R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना आ गया 30 ओम। मतलब इसी सर्किट को मैं ऐसे बना सकता हूं, इस टाइप से। इन तीनों को मिला के एक रेजिस्टेंस बना 30 ओम का। ये ए था, ये बी था, बाकी 10-10 के सब ऐसा। ठीक है, अब देखें तो ये दोनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में। पहले इसको सॉल्व कर लो, तो ये लिख लो 10 ओम
एंड 30 ओम आर इन पैरेलल, तो रेजिस्टेंस इसका कितना हो गया आर डबल डैश R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही फॉर्मूला होता है। तो ये आ गया हमारा 300 और ये आ गया 40, 0 से 0 कैंसिल, 4 से कैंसिल करो, 4 सत्ते 28, 2 बचा, 0 बढ़ा दो, 4 पंचे 20 ओम। ये आया हमारे पास इन दोनों को सॉल्व करने पे कितना 7.5 ओम का। तो इन दोनों को जो मिलाया 7.5 बना, मतलब सर्किट हमारा ऐसा हो गया, ये B, ये A, ये 7.5, ये 10 और ये 10, ऐसा। अब दोनों तीनों कैसे लगे सीरीज में, तो ये लिख लो 10 ओम, 7.5 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3, कितना हो गया 27.5 ओम। सेकेंड वाला इसका, ये पहला वाला पार्ट है ना, ए और बी के क्रॉस। अब अगला वाला आप सॉल्व करोगे, मैं आपको हिंट दे देता हूं कैसे करना है। ए और सी के क्रॉस करना है, तो ए और सी के क्रॉस करना मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा। 2 मिनट इसको बना लेता हूं मैं ऐसे। ए और सी के क्रॉस सॉल्व करना है मतलब ए और सी, तो इसमें करंट नहीं भाई, करंट ऐसे चलेगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, वही करंट ऐसे जाएगा और इधर चला जाएगा। इसमें भी करंट नहीं जाएगा भाई, तो ओपन ब्रांच है ना, वहां करंट क्यों जाएगा। हमें लाना जब 2 टर्मिनल के बीच है तो 2 टर्मिनल को ही देखेंगे ना, उधर करंट नहीं जाएगा। तो इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, बाकी सॉल्व कर लो। अगर सॉल्व करें डायरेक्टली तो कैसे करते, देखो यहां पे करंट गया, इस जगह करंट गया, ये करंट गया, यहां गया और ऐसे गया, यहां तो करंट गया नहीं, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं ऐसे, इसको भी हटा देते हैं ऐसे। अब देखो ये दोनों सीरीज में लगे हैं, कितना होता 20, ये दोनों सीरीज में कितना होता 20, 20 और 20 पैरेलल में लगे हैं, कितना होता 20 इंटू 20 अपॉन 20 प्लस 20, कितना हो गया 20 इंटू 20 हो गया 400 और ये हो गया 40, डिवाइड करो 10 आया, मतलब इसको मिला के 10 आया। ये 10, ये 10 और ये 10 सीरीज में लगे हैं, कितना आएगा 30, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, आप इसको सॉल्व कर लेना, 30 आएगा आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, टू वायर्स ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ इन द रेशियो 1:2। दो वायर हैं जिनकी लेंथ का रेशियो 1 और 2 दिया है, मतलब एक 1 मीटर का है तो दूसरा 2 मीटर का है। एंड डायामीटर इन द रेशियो 2:3, डायामीटर का रेडियस का जो रेशियो है 2 और 3 है, तो रेडियस का भी यही होगा। आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ एक्यूमुलेटर, मतलब बैटरी के साथ हमने सीरीज में लगा दिया है। कंप्यूट द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू वायर, दोनों वायर सीरीज में लगे हैं ऐसे। अगर दो वायर सीरीज में लगे हैं तो करंट एक जैसा जाएगा, करंट क्या होगा एक जैसा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो पूछा था, क्या पूछा, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 ले लो, V इक्वल टू IR होता है भाई, करंट तो एक जैसा जाएगा ना दोनों से, करंट क्या होगा एक जैसा, रेजिस्टेंस अलग अलग होंगे। मतलब मैं अगर रेजिस्टेंस का रेशियो सॉल्व कर लेता हूं तो वही हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का यानी पोटेंशियल ड्रॉप का रेशियो आएगा। और रेजिस्टेंस का रेशियो तो इजीली ला सकते हैं, कैसे, यहां सॉल्व कर लो भाई। वायर क्या है, सेम मटेरियल के थे, सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी क्या हुई सेम, और लेंथ का रेशियो दिया था। लिख लो, सॉल्व करना है तो ऐसे लिख लो, रो L1 अपॉन A1 अपॉन रो L2 अपॉन A2, ऐसे कर लो, या तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से साइड में कर सकते थे, बाकी ऐसे कर लो, रो से रो कट जाता, क्या बचता L1 बाय L2 इंटू A2 बाय A1, A2 ऊपर चला जाता।
अब लेंथ का रेशियो तो पता है, एरिया को मैं लिख सकता हूं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एरिया पाई आर स्क्वायर होगा वायर का। अब यहाँ लेंथ का रेशियो कितना दिया था 1 और 2, 1 और 2, पाई से पाई कट गया, R2/R1 भाई ये डायमीटर का जो रेशियो होगा ना वही रेडियस का रेशियो भी होगा। तो 2 और 3 दिया था, लेकिन R2/R1 करेंगे तो 3 और 2 हो जाएगा। ये तो R1 R2 का है ना रेशियो, R1 और R2 का, तो हमें तो R2/R1 चाहिए था, उल्टा कर दो, 3 और 2 स्क्वायर कर लो, ये बचा 1/2, ये बचा 9/4, यानी कि पोटेंशियल का जो रेशियो आया वो आया 9:8, 9 और 8 का रेशियो है ना। सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अगले पैटर्न पे आ जाते हैं। अगला क्या है, ये भी सीबीएसई 2020 में आया था। क्वेश्चन है, द थिकनेस ऑफ अ कंडक्टर कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस फ्रॉम इट्स वन एंड ए टू अनदर एंड बी। मतलब थिकनेस कम हो रही है किसी वायर की। मैं ऐसे पहले वायर बना लेता हूं, ये ऐसे वायर बना लेते हैं, ऐसा, ये हमने मान लिया एक वायर है जिसकी थिकनेस कम हो रही ए से बी की तरफ, ए से बी की तरफ। इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो ऐसे, ठीक है। अब क्या बोला है, पहला, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, करंट डेंसिटी एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द पॉइंट ऑन द कंडक्टर एज वन मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। जब ए से बी की तरफ हम मूव करेंगे, कहां से कहां, ए से बी जब मूव करेंगे तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होता है E इक्वल टू V/L, क्या होता है V/L, V दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस और L है हमारे वायर की लेंथ, ऐसे। V हमारा क्या होगा, तो V को मैं IR लिख सकता हूं, V को क्या लिख सकता हूं, I इंटू आर, I को I लिखो, करंट तो एक जैसे ही जाएगा। R के बारे में बात करें, R को लिख सकते हैं ρL/A, R क्या होता है ρL/A, L से L कट हो गया, मतलब E जो बचा वो क्या बचा, E इक्वल टू I इंटू ρ/A। अब अगर ध्यान से देखें तो करंट तो एक जैसे ही जाएगा पूरे में से, रजिस्टिविटी सेम रहेगा, मटेरियल तो चेंज हो नहीं रहा, एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, इनवर्सली, इनवर्सली। अब इन्होंने बोला था कि राइट साइड जाना ए से बी, तो एरिया क्या हो रहा कम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ज्यादा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया कम हो रहा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ज्यादा, इंक्रीजेस, क्योंकि एरिया क्या हो रहा, कम हो रहा। ठीक है, तो ये पहला हो गया। सेकंड बोला था इन्होंने करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी का तो फॉर्मूला ही होता है J इक्वल टू करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी को लिखते हैं J इक्वल टू I/A। करंट तो पूरे वायर में एक जैसा ही जाएगा, मतलब करंट डेंसिटी और एरिया कैसे आ गए, इनवर्सली, एज एरिया डिक्रीजेस सो करंट डेंसिटी इंक्रीजेस। एरिया तो कम हो रहा ना, तो करंट डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा, एरिया तो आगे जा रहा तो कम हो रहा। तीसरे पार्ट में, तीसरा बोला था मोबिलिटी, मोबिलिटी का मैंने शायद फॉर्मूला आपको बताया नहीं है, बट यहां बता देते हैं ना। मोबिलिटी का फॉर्मूला एक्चुअल में होता है म्यू इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने पढ़ा रखा है,
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को मैं ऐसे नहीं लिख सकता, ई टाउ बाय एम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला, और इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। ठीक है, तो ई से ई कट हो गया, बचा क्या, ई टाउ बाय एम। मास फिक्स रहेगा इलेक्ट्रॉन का, चार्ज फिक्स रहेगा, रिलैक्सेशन टाइम भी वही रहेगा जो है, मतलब मोबिलिटी डिपेंड नहीं करेगी, मोबिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस कुछ फॉर्मूले का ध्यान रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को फॉर्मूले की शीट और जो क्वेश्चन पेपर है वो अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये सारे न्यूमेरिकल हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है और इनकी प्रैक्टिस आप कर लेना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। एक और देखिए नया क्वेश्चन, ये और भी शायद 2023 में भी आया था, रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन, है ना, वैल्यूज शायद चेंज हुई होंगी, बाकी रिपीट हुआ था, मुझे ध्यान है। लिखा था नंबर डेंसिटीज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 3 कंडक्टर्स एक्स वाई जेड आर इन द रेशियो ऑफ दिस। हमें नंबर डेंसिटी दी है, क्या दी है, नंबर डेंसिटी, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन एन की वैल्यू दी है, 3 कंडक्टर है इस बार एक्स वाई जेड। तो मैं एक काम करता हूं, पहले ऐसे लिख लेता हूं एक्स वाई और जेड, आसानी रहेगी समझने में। और बोला है नंबर डेंसिटीज दिया है 4 1 8 में, मतलब नंबर डेंसिटीज जो दिया है 4 1 और 8 ऐसे। ठीक है, एंड देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज आर इन द रेशियो 2 1 2। कंडक्टिविटी का जो रेशियो है कितना है, 2 1 और 2। ठीक है, फॉर विच कंडक्टर्स विल द रिलैक्सेशन टाइम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बी मैक्सिमम एंड मिनिमम। मतलब हमें रिलैक्सेशन टाइम लाना है और कंडक्टिविटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए। तो पहले सोचो कि कंडक्टिविटी का कोई फॉर्मूला है क्या जो रिलैक्सेशन टाइम में हो। तो भाई याद करो, कंडक्टिविटी को 1/ρ लिखते थे, और रो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता था, क्या होता था, m/n(e²τ), m/n(e²τ), ऐसा फॉर्मूला। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको ध्यान होगा, लिखा था ना m/, जब रेजिस्टेंस पढ़ते थे ये होता था, इसी का उल्टा कर दो तो कंडक्टिविटी आ जाएगा, उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पे देखो, हमें रिलैक्सेशन टाइम चाहिए, तो टाउ को रोको, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई, m/σ/n(e²). भाई टाउ को रोका मैंने, रिलैक्सेशन टाइम चाहिए था, बाकी का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ पे किसके किसके बारे में बात कर रहा, एन और सिग्मा के बारे में। तो एन और सिग्मा से ही मतलब रखो, ये तो फिक्स रहेंगे, मास और इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, टाउ प्रोपोर्शनल टू सिग्मा बाय एन। 1/1 सॉल्व करो, जैसे कि सबसे पहले बात करें हम फॉर एक्स, कैपिटल एक्स, तो ये आ गया टाउ एक्स प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल लगा लो ज्यादा सही है। टाउ की वैल्यू कितनी है एक्स के लिए, 2 सिग्मा लिख लो, सॉरी सिग्मा की वैल्यू कितनी है, और एन की वैल्यू कितनी है, 4, ऐसे। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको देखूं प्रोपोर्शनल लगा के, तो ये बच रहा है हमारा 1/2, कितना बच रहा, 1/2 सिग्मा बाय एन, ये बच रहा है एक्स के लिए, ये पहला समीकरण हो गया। ऐसे ही y के लिए लाओ, y के लिए 1/1 ही आएगा, तो y के लिए लिखें फॉर y, तो रिलैक्सेशन टाइम आ गया, क्या था हमारे पास फॉर्मूला, सिग्मा बाय एन, तो सिग्मा बाय एन लिख लो। तो ये तो हमारा सिग्मा बाय एन ही है। ठीक है, फॉर जेड अगर देखें तो रिलैक्सेशन टाइम क्या आएगा, सिग्मा बाय एन था, फॉर्मूला तो सिग्मा बाय एन है ना, ये देखो सिग्मा बाय एन, तो सिग्मा कितना 2 और एन कितना 8, 2 सिग्मा और 8 एन, मतलब अगर देखें तो ये कितना आता, 1/4 सिग्मा बाय एन, ये आ गए 3।
सबसे ज्यादा कौन सा होगा? सिग्मा बाई एन है, ये 1/4 है और ये कितना है? 1/2 है, तो सबसे ज्यादा तो y के लिए हुआ। क्या लिख सकते हो? फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 सबसे ज्यादा किसके लिए हुआ? y के लिए हुआ। फिर x वाला 1/2 था ना, और सबसे कम है 1/4 है। ये तो भाई 1/4 है मतलब 25% है, ये 1 है या था 100% है सिग्मा बाई एन का, सिग्मा बाई एन का। अब वो 1/2 था, 50% था, सबसे ज्यादा ये हुआ 100%, फिर x के लिए हुआ 50% और ये 25%। तो सबसे ज्यादा फॉर मैक्सिमम लिख लेते हैं, टाउ इज मैक्सिमम फॉर y, टाउ इज मिनिमम फॉर z। ये हो गया आंसर। है सिंपल सा क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला आपको ध्यान हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। ये 2023 में आया था, मैं उस समय गया था करेक्शन के लिए, ये अच्छी बन के गया था, करेक्शन तो नहीं कर रहा था मैं, बाकी रीचेक करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें मार्क्स भी मिले थे क्योंकि रेजिस्टेंस का टॉपिक उस समय सिलेबस में नहीं था, तो इसके हम लोगों ने मार्क्स दिए थे। शायद ये 2.5 या 3 मार्क्स का था शायद, ये 3 नंबर का। फिलहाल अभी अब तो है सिलेबस में, तो अब तो आ सकता है ना। तो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा है सर्किट दिया हुआ है, बोला है करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, बैटरी से करंट कितना ड्रॉ होगा बताओ। तो पहला यहां देखें, अगर यहां से करंट चलता, मैं करंट ले लेता हूं ऐसे, करंट चलता कितना चलता, मान लो आई जाता, आई करंट ऐसे जाता, इस पॉइंट में आने के बाद एक करंट यहां और एक करंट यहां, ये जो करंट जा रहा है वही करंट यहां पास होगा। मतलब ये क्लियर हो गया कि ये दोनों सीरीज में है। तो पहले इसी को सॉल्व कर लो। अब तो बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं इसके। 10 ओम एंड 14 ओम आर इन सीरीज, कितना आया? रेजिस्टेंस R1 ले लिया, R1 प्लस R2 होता है फॉर्मूला सीरीज में, कितना हो गया? 24 ओम। मतलब अगर देखें तो इसको सॉल्व कर लो, ऐसा बन जाएगा सर्किट छोटा सा ऐसा। जस्ट मिनट, सर्किट में बार बार इसीलिए बनाता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आता रहे। ऐसा, ये हो गया हमारा 24 वाला। अब अगर देखें तो ये दोनों में करंट एक जैसा जाएगा, भाई यहां से करंट गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये दोनों में करंट एक जैसा जाएगा, 10 और 10 कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये लिख लो अगला, 10 ओम एंड 10 ओम आर इन सीरीज, दोनों कैसे कनेक्ट है? सीरीज में। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाता? R2 लिख लो, R1 प्लस R2 20 ओम। मतलब इसको जब कनेक्ट किया तो 20 बन गया, मतलब सर्किट ऐसा हो गया, इसको कनेक्ट किया इसके साथ है वो ऐसा, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल तो एक ही होंगे ना भाई। तो एक काम करो ना, ये ऐसे, ये हो गया हमारा पहले वाला, कितने का था? ये था 30 का, ये हो गया हमारा 20 का, और ये हमारा है इधर 24 का। बोलो, है समझ में आया? भाई ये 30 ओम का था, ये 30 का लगा दिया, इसका जो आया ये आया 20, कितना आया? 20, तो ये 20 का, तो 20 का भाई ये टर्मिनल और ये टर्मिनल तो एक ही हुआ ना, इनके बीच में कुछ कनेक्ट थोड़ी ना है, ये टर्मिनल और ये टर्मिनल एक ही है, ये ऐसे, और ये वाला 24 का ऐसे। अब देखें तो तीनों पैरेलल में लगे हैं, तो अगले लाइन लिखो 30 30 20 24, 30 ओम 20 ओम एंड 24 ओम, 24 ओम आर इन पैरेलल। सो रेजिस्टेंस कितना आएगा? 1/R इक्वल टू 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/24। सॉल्व करें इसे, एलसीएम कितना ले? क्या ऐसा कौन सा नंबर आएगा जिससे सब कट जाएंगे? 60 आएगा क्या? 60 आ सकता है, 24 दूनी 48, 60 आ जाएगा, ले लो 60 एलसीएम। 30 से डिवाइड करते 2 आता, 20 से डिवाइड करते 3 आता, 24 से डिवाइड करते 2.5 आता,
ठीक है, वो तो आप सॉल्व कर ही लोगे। अब कितना हो गया, 2 3 5, 5 2 7, 7.5। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस लाना था, रेसिप्रोकल कर दो इसका, 60/7.5, पॉइंट हटा दो ऊपर, 600/75, 25 से कट कर दो, 25 दूनी 50, 10 बचा, 100 हो गया, 25 चौक 100, 25 से कट करो, 3 बार गया, 24/3, इसको ऐसे ही रखो ओम। क्या जरूरत है सॉल्व करने की भाई, लाना तो करंट था ना। करंट क्या होता है, V/R। वोल्टेज कितना है, वोल्टेज 6 वोल्ट था, 6 वोल्ट रख दो, और आर कितना 24/3, तो हो गया 6 × 3/24। भैया 3 ऊपर चला जाएगा ना। अब 6 से कट करो, 4 बार गया, 6 चौक 24 होता है, 3/4, 0.75 एम्पियर, ये आएगा करंट। सिर्फ आपको सर्किट सॉल्व करना आना चाहिए। वैसे डायरेक्टली इसको कर सकते थे, कैसे, ये दोनों सीरीज में सॉल्व कर लो, 24 आएगा, ये दोनों सीरीज में 20 आएगा, 20 24 30 पैरेलल में है, सीधा दिख रहा है भाई। जो ये आएगा, एक बना लो, एक बना लो, ये एक है, 1 2 3 पैरेलल में, सॉल्व कर लो, हो गया। ये तरीका है सॉल्व करने का। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए ना तो शेयर जरूर करते रहना, ताकि ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे। बहुत सिलेक्टेड कंटेंट बनाया है मैंने, सिलेक्टेड मतलब जो 12th बोर्ड के लिए बहुत सफिशिएंट मैटर है। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जितना आप कर लोगे ना, इससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। चाहे आप कोई भी एग्जाम दो, नीट की दो, JEE की दो, कोई भी एग्जाम आप दो, CUET दे दो, कुछ भी दो, सिलेक्टेड है, इतना ही मटेरियल सफिशिएंट है। इतना कर लोगे तो बहुत अच्छे से सभी चीज़ें हो जाएंगी, चाहे वो 12th बोर्ड हो या नीट हो या JEE हो। JEE नीट के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं, तो उसके लिए मैं जल्दी लेके आऊँगा, JEE नीट का अलग बनाऊँगा सेगमेंट में, उसमें मैं न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊंगा, 50-50, 100-100 क्वेश्चन कराएंगे अपन। ठीक है, तो सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और समय दें पढ़ाई को। ठीक है, ज़्यादा समय दें पढ़ने को। मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।